अकबर का दरबार उस दिन पहले की तरह चमक रहा था। सोने की छतें, रंग बिरंगे परिधान, दूतों की पंक्तियां और सभापतियों की गंभीर मुद्राएं। पर जिस चमक दमक के बीच कुछ छिपा हुआ जहर था, वो केवल बीरबल ही समझ सकता था। बीरबल, जो अकबर के पास सिर्फ एक हाजिर जवाब बानी नहीं था, बल्कि उसकी सूझबूझ और निडर सच्चाई का संरक्षक भी था, आज भी उसी चटक कर आंखों से दरबार में बैठा हुआ था। अकबर का चेहरा सामान्य से कठोर और उदास था। आज उसे किसी बात की लज्जा और प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची थी, और उसने चाहा कि ये लज्जा सबके सामने मिट जाए। कहानी कुछ ऐसी है। हाल ही में आगरा में एक व्यापारी आया था, अंबिका नाम का एक समृद्ध जुलाहा। अंबिका ने अकबर के दर में बैठकर एक शोक विस्तृत किया। कुछ दिन पहले जब उसने सीना ठोककर अपनी वाणिज्यिक ईमानदारी की बात की, तो उसे पता चला कि नगर में फैलाए गए एक वृत्तांत के अनुसार राज्य ने उसके एक बड़े कर्ज को माफ कर दिया था, और बदले में उसने राजदूतों को मोलतोल करके अपना कदम संभाला। पर कहानी का तीसरा पहलू यह था कि वही वृत्तांत कहता था कि अकबर ने निजी तौर पर अंबिका को रेशमी कपड़े और बड़ी राशि दी थी। ये अफवाह आग की तरह फैली। कुछ लोगों ने कहा कि राजा ने बड़े पर्दे के पीछे भेदभाव किया। कुछ ने कहा कि राजा का न्याय प्रभावित हुआ है। पन्नों पर छपे लेखों ने अकबर की इज्जत पर चोट की। एक हिंसक साजिश थी, और इसका उद्देश्य केवल राजा को बदनाम करना ही नहीं, बल्कि दरबार के संतुलन को भी तोड़ना था। अकबर जब यह सुनकर लाल हो उठा तो उसने पूछा, कौन ऐसी बातों का प्रचार कर रहा है? किसका हाथ इसमें है? पर हर तरफ सिर हिलाने और चुप्पी के सिवाय कुछ नहीं था। कुछ दरबारियों की आंखों में डर था, कुछ की चालाकी, पर कोई सीधी सच्चाई बोलने को तैयार नहीं था। तब अकबर ने अपनी आवाज मंद कर दी और बोला, जिसने भी ये झूठ फैला दिया है, उसे कोई सजा दी जाए, पर पहले सच निकलकर सामने आना चाहिए। बीच में खड़े बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उसकी आंखों में वो व्यथा थी जो सालों की दोस्ती से आती है। बीरबल समझ चुका था कि किसी ने जानबूझकर ऐसा खेल खेला है, और इसका उद्देश्य अकबर की प्रतिष्ठा को मिटाना था। पर जो बात उसे और खटकती थी, वो ये कि सिर्फ वार्ता और लगने वाली बातों से सब बैठे रहते हैं। कायरता और साजिश दोनों मिलकर सच्चाई को दबा देते हैं। बीरबल ने अकबर के चरणों में झुककर कहा, जहांपनाह, सच्चाई की रक्षा करना एक राजा का कर्म है, पर सच्चाई तभी प्रबल होती है जब उसे सही समय और सही तरकीब से सामने लाया जाए। मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं अपने तरीके से सब उजागर कर दूंगा। अकबर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू जा, पर ध्यान रहे, यदि तूने कुछ भी बिगाड़ दिया तो तू ही जवाब देगा। बीरबल मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि खतरा क्या है, लेकिन वो डरने वाला नहीं था। बीती शाम को जब दरबार सभी से खाली हुआ, बीरबल ने पहले अंबिका से मिलना चाहा। जुलाहा काफी हठीला पर ईमानदार आदमी था। उसने बीरबल से वही बात दोहराई। कुछ लोगों ने उस पर और राज्य पर शक जताया। एक पत्र आया था जिसमें अकबर का नाम जड़कर अंबिका को विशेष लाभ देने की बात लिखी गई थी। बीरबल ने वही पत्र मांगा। वो पत्र साधारण कागज पर लिखा था, काले स्याही से उच्च कोटि की मुहर की नकल के साथ। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। शब्दों का ढंग, अक्षरों की लावनी, स्याही के घेर घेर ने उसे कुछ संकेत दिए। वो समझ गया कि ये काम किसी काबिल नकलची का है, कोई जिसने अकबर की लेखन शैली की नकल की थी, पर उसे बारीक बातें समझ नहीं आई, जैसे अक्षर का झुकाव, र का विशेष घुमाव। बीरबल का पहला निर्णय था कि वो उसी नकलची तक पहुंचेगा जो इस सबका मास्टरमाइंड था। पर कैसे? बीते कुछ दिनों से दरबार में एक नया व्यक्ति दिखा करता। चित्रकारों में प्रसिद्ध, नाम था मेहरुल्लाह। उसने अकबर के लिए चित्र बनाए थे और दरबार में उसकी कला की प्रशंसा होती रही। पर बीरबल ने देखा कि मेहरुल्लाह अक्सर ऐसे लोगों के समीप बैठता जो बदनाम साजिशें रचते थे। बीरबल ने सोचा कि संभव है कि किसी ने मेहरुल्लाह के पास जाकर
अकबर की हस्तलिपि की नकल कराना सीखी हो और फिर इस नकल पर मुहर लगाकर अफवाह फैलाई हो। पर यह सिर्फ अनुमान था। बीरबल ने अपनी जांच गोपनीय रखी, किसी को शक नहीं होने देना चाहा। एक रात बीरबल ने मेहरुल्लाह के स्टूडियो के निकट छुप कर देखा। वहां मेहरुल्लाह सचमुच काम कर रहा था, पर उसके साथ एक और आकृति थी। ये वो अमीर दरबारी था जिसका नाम था नूरुद्दीन। नूरुद्दीन तिरछी आंखों वाला, चालाक और आकस्मिक मुस्कान वाला आदमी, जिसने कई बार अकबर के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए थे। बीरबल ने उन्हें सुना। वे दोनों बात कर रहे थे और नकल की तकनीक पर चर्चा कर रहे थे। नूरुद्दीन कुछ दस्तावेज निकालकर मेहरुल्लाह को दिखा रहा था। कुछ पुराने पत्र थे और मेहरुल्लाह बोले, इनकी बनावट कुछ आसान नहीं, स्याही की तरह, किंतु पीछे की ओर जो मोटी भराई है वो मेरी कला में नहीं आती। पर हां, यदि सही कागज और सही तामचीनी मिले तो मैं नकल कर दूंगा। बीरथल ने छिपकर सुना और समझ गया कि नूरुद्दीन इस साजिश के पीछे है, पर इस बात का प्रमाण उसके पास न था जो सबके सामने लाकर नूरुद्दीन को स्पष्ट कर दे। नूरुद्दीन बेहद चालाक था। उसने कई बार लोगों को चकमा दिया था और कई बार उसकी चालाकी ने दरबार में अलावसा कर दिया था। बीरबल ने सोच लिया कि यदि वो सीधे नूरुद्दीन पर आरोप लगा देगा तो नूरुद्दीन सतर्क हो जाएगा और सबूत मिटा देगा। उसे एक ऐसा फंदा रचना होगा जिसमें नूरुद्दीन खुद गिर पड़े और सबके सामने अपनी बातों से खुद को दोषी कर दे। बीरबल ने योजना कुछ यूं बनाई। अगले दिन उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि अंबिका ने एक पत्र दिखाया है, पर क्या आपने कभी किसी को निजी रूप से ऐसा उपहार दिया? यदि नहीं, तो मैं एक छोटा सा नाटक रचूं, एक नकल बनाने के लिए जो कोई भी दोषी है उसे अपनी मांग पर आना पड़ेगा। अकबर ने आंखें तनी। कहां भी, तू जो चाहे कर, पर याद रहे ये सब सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। अकबर की आवाज में वो ठंडक थी जिससे दरबार में भय फैल गया। बीरथल ने कुछ दरबारियों को बुलाया, चुनिंदा लोग जिन पर भरोसा था। उसने कहा कि वो अगले आमसभा में एक परीक्षण करेगा, एक ऐसा परीक्षण जिसमें कोई भी जो साजिश रचा है उसे खुलकर बोलना पड़ेगा। सभी के चेहरे पर संदेह था, पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक बात मांगता हूं। धर्म न्याय है मेरा हथियार। मैं सबको अर्ज करूंगा कि वे अपने पास रखे हुए वो पत्र, वो मुहर और वो किसी भी चीज की नकल जो अकबर का दिखती है दिखाए। जो किसी ने झूठ फैलाकर अकबर की इज्जत पर चोट की है वो खुद अपने आप सामने आ जाएगा। आमसभा के दिन दरबार की साज सज्जा और बढ़ गई। लोगों ने समुद्र सी आवाजें निकाली और बातें होने लगी। बीरबल ने अचानक आदेश दिया कि अंबिका को बुलाया जाए। अंबिका आया तो वो कांप रहा था। उसने वही पत्र रखा जिसे उसने दरबार में पहले दिखाया था। बीरबल ने उसे लिया और धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया। हर कोई उसकी बात सुन रहा था। पत्र के शब्दों में वही नकलीपन था, वही बूता। पर बीरबल ने अचानक कहा, यह पत्र हम पहचान लेते हैं, पर क्यों न हम इसे दूसरे तरीके से जांचें? ये खाली शब्दों का खेल नहीं है। यहां स्याही और कागज भी अपना सत्य बोलते हैं। हॉल में गिरने वाली खामोशी उस समय रोशन हुई जब बीरबल ने कुछ दरबारी चश्मे निकालकर कहा, मैं सबको बताना चाहता हूं कि नकल केवल लिखावट से नहीं पकड़ी जा सकती, परंतु सब कागज और स्याही की प्रकृति अलग होती है। मैं ये पत्र और साथ में असली अकबर के पत्र, जिनके नमूनों को हमने संजो रखा है, की तुलना करूंगा। उसने अपने सहायकों से कहा कि वास्तविक पत्र और नकली पत्र दोनों को लाल सरसों के तेल और नींबू के रस के साथ सावधानी से भिगोया जाए। ये एक पुरानी तरकीब थी जो स्याहियों की प्रकृति और उम्र को दिखाती थी। जब उन्होंने ये किया तो नकली पत्र की स्याही फैंटेसी हो गई, जबकि असली पत्र की स्याही ऐसे फटी नहीं, क्योंकि असली स्याही पर लिखने वाली कला अलग किस्म की होती थी। मगर यह सब देखने जैसा नहीं लगता था। नूरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, कौन सा जादू है ये? बीरथल ने मुस्कुराकर कहा,
ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। पर जो बात असली में सबको चौंकाने वाली थी, वो थी मेहरुल्लाह का नाम। उसने मेहरुल्लाह को बुलाया और कहा, क्या तुमने हाल ही में किसी के लिए अकबर की नकल की है? मेहरुल्लाह के चेहरे पर सफेद सा रंग छा गया। नूरुद्दीन, जिसका चेहरा पहले से ही ठंडा था, बोल पड़ा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं करवाया। मेहरुल्लाह ने सिर्फ चित्र बनाए हैं। बीरथल ने तब अपनी योजना का अगला चरण शुरू किया। उसने आज्ञा दी कि मेहरुल्लाह के स्टूडियो से सभी कागज और स्याही लाई जाए। मेहरुल्लाह ने विरोध किया, पर अकबर ने आदेश दिया। वहां जाने पर बीरबल ने कुछ चमत्कार दिखाए। उसने मेहरुल्लाह के रंगों की तरह दिखाई देने वाली स्याही को एक खोले हुए बक्से में रखा और कहा, यह वही स्याही लगती है जिसका इस्तेमाल नकल में हुआ है। फिर उसने नूरुद्दीन की ओर देखा और कहा, यदि तुमने इसे नहीं कराया, फिर कौन करवा सकता था? अपने रिवाज से देखो, यदि तुम ईमानदार हो तो ये बात सामने आनी चाहिए। नूरुद्दीन ने तेज आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। ये मेरा दुश्मन है जो मेरी बदनामी कर रहा है। मैं अकबर के प्रति सच्चा सेवक हूं। बीरथल ने तब एक और चाल चली जो किसी ने न सोची थी। उसने कहा, हम एक खेल खेलेंगे। उसने दरबार में एक बड़ा दस्तावेज निकाल कर रखा। वो देखकर सारे लोग चौंक गए, क्योंकि वो अकबर का ही एक पुराना आदेश था, सौकड़ों के नाम और मोहरों के साथ। बीरबल ने कहा, जो भी ये प्रमाण दिखाएगा कि वो नकल करता आया है, हम उसे 2 चीजों की पेशकश करेंगे। 1, वो सच बताए। 2, यदि वो सच बता दे तो हम उसे क्षमादान देंगे। पर यदि वो झूठ बोलता निकला तो न्याय होगा। सबका ध्यान बंट गया। बीरबल ने नूरुद्दीन की ओर देखा और कहा, तुम चलो, मेरे साथ आओ। बीरथल ने नूरुद्दीन से कहा कि वो अपने घर जाए और उस घर के उन कागजों को लाए जिन्हें वो अपने निजी संग्रह में रखता है। जो कभी अकबर की नकल की ट्रेनिंग लिए हो। बीरबल ने शब्दों को सजाया। नूरुद्दीन ने लज्जा भरा स्वर निकाला और बोला, मैं अकबर के नाम का अपमान नहीं होने दूंगा। पर उसने भी नकल के बारे में कुछ न कहा। बीरबल ने जाने के दिखावे में कहा, ठीक है, पर यदि तुम आजाद होकर नहीं बोल रहे तो कल हम और अधिक प्रमाण ले आएंगे। अगले दिन बीरबल के पास एक अजीब उपाय आया। कोई नामागायब साक्ष्य जिस पर किसी को भरोसा न था। मेहरुल्लाह के स्टूडियो से जो स्याही का डिब्बा बरामद हुआ था, उसमें एक कागज के टुकड़े पे कुछ चूना सा गूंथा हुआ था। वह चूना कुछ ऐसा दिखा जो केवल किसी खास प्रकार के कागज के पीछे ही मिलता था। बीरबल ने समझ लिया कि इस कागज का स्रोत वही जगह है जहां नूरुद्दीन के पत्ते और अकबर के पुराने पत्र रखे जाते थे, यानी राजकाज के अभिलेखागार। ये जानकर बीरबल की नजर गहरी हो गई। शायद नूरुद्दीन ने किसी अड़बड़ उपाय से राजदस्तावेजों तक पहुंच बनाई थी और उसी रास्ते से नकल के साथ अफवाह फैलाई थी। पर अब उसे और भी स्पष्ट होना था कि किसने किस तरह मुहर लगाई, क्योंकि कई लोग अकबर की मिहर मुहर की नकल कर सकते थे अगर उन्हें असली मुहर की छपाई का तरीका मालूम हो। बीरथल ने सोचा, वो एक ऐसा सरल पर चतुर प्रयोग करेगा जो नूरुद्दीन को अप्रत्यक्ष रूप से दोषी घोषित कर देगा। उसने आदेश दिया कि एक नए प्रकार की मुहर बनाई जाए, पर केवल नकल के बारे में नहीं। उसने मुहर पर एक गुप्त चिन्ह उकेरवा दिया जो केवल किसी के हाथ की उंगली की खिंचाई से ही पहचाना जा सकेगा। फिर उसने ये अफवाह फैलवा दी कि अकबर अपनी निजी मुहर बदल रहे हैं और जो भी पुराने मुहर की जरूरत रखेगा उसे दरबार में विशेष सत्यापन के बाद ही देगी। नूरुद्दीन ने यह सुनकर सहजता दिखाई। शायद उसने सोचा कि जब असली मुहर नहीं मिलेगी तो उसकी नकल भी न चलेगी। पर बीरबल जानता था कि नूरुद्दीन जैसा आदमी पीछे हटकर चुप नहीं बैठेगा। वो छिपकर किसी और सहायक से पुराने मुहर की नकल करवाने की कोशिश करेगा। और यही बीरबल की योजना का दूसरा चरण था। वो नूरुद्दीन को उसे पकड़वाने के लिए उकसाएगा। कुछ दिन बाद दरबार में खबर फैली कि एक नए प्रकार का पत्र आया है। किसी ने अकबर के खिलाफ एक और गंभीर आरोप की फैलाई। इस बार आरोप यह था कि अकबर ने
एक गरीब ब्राह्मण का जमीन वापस करने का वादा किया था, पर उसने वादा नहीं निभाया। ये आरोप सुनकर अकबर का गला रुकसा गया। लोग उठ खड़े हुए। सब कुछ बड़ी तेजी से फैल रहा था, पर बीरबल के चेहरे पर सूझबूझ की शांति थी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आप चाहेंगे कि हम इस बार सार्वजनिक सत्यापन करें? अकबर ने कहा, हां, पर यह बहुत संवेदनशील मामला है। पीछे बहुत बड़े हित ताने जा रहे होंगे। बीरथल ने अब अपने कब्जे में पुराने दस्तावेजों की जांच शुरू की। उसने देखा कि नूरुद्दीन ने पिछले महीनों में अभिलेखागार में बहुत बार पहुंच बनाई थी और कुछ रिकॉर्ड्स असामान्य रूप से बदल गए हैं। बीरबल ने यह सब सलाह मशविरा के बिना ही लपक लिया। उसने कुछ विश्वसनीय लोगों को चुना और कहा कि वे धीरे धीरे ये पता लगाए कि नूरुद्दीन किन लोगों से मिल रहा था, कौन कौन उसे पैसे दे रहा था। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी और बीरबल ने अंततः एक सबूत पाया, एक अशीतिल सौंफ की चिट्ठी, जिसमें नूरुद्दीन ने किसी अज्ञात को भुगतान करने के निर्देश दिए थे, और स्याही की रंगत वही थी जो मेहरुल्लाह के स्टूडियो की स्याही से मिलती थी। ये मिलान अब और स्पष्ट था। नूरुद्दीन नकल करवाने और अफवाहें फैलाने में लिप्त था। अब बीरबल ने आखिरी और निर्णायक चाल चली। उसने दरबार में एक बड़ा समारोह रखा, एक ऐसा समारोह जिसमें हर कोई आना अनिवार्य था। समारोह में बीरबल ने कहा कि अकबर ने निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह फैलाकर राज्य की प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश करेगा, उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी और दोषी का पता चलने पर उसे सख्त दंड दिया जाएगा। सभी लोग माने तो मौन थे। बीरबल ने फिर कहा, पर आज मैं एक खेल खेलना चाहता हूं। उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक थी। हर कोई बेचैन था। बीरथल ने कहा कि वो एक नकल पत्र रखेगा जो विशेष स्याही से लिखा गया होगा। स्याही ऐसी कि वो केवल तभी दिखाई दे जब उस पर खट्टा रस डाला जाए। उसने कहा कि जो भी इस खेल में शामिल होगा और जो भी सच कहेगा उसे इनाम दिया जाएगा, और जो झूठ बोलेगा उसे शर्मिंदगी होगी। लोगों ने बीरबल की बात पर हंसी उड़ाई, पर अधिकांश लोग न डरे। नूरुद्दीन के चेहरे पर अब भी कुछ था। वो चिंतित दिखने लगा। बीरबल ने उस कोमल क्षण का लाभ उठाया। उसने मंच पर नकल पत्र रखा और फिर अचानक कहा, मैं अब इस नकल की स्याही दिखाऊंगा। उसने अपने एक विश्वस्त सहायक को कहा कि वो नींबू का रस लाए। सहायक ने धीरे धीरे उस पर रस छिड़का, और जैसे ही रस पड़ा, पत्र की ऊपर छिपी हुई स्याही चमकने लगी और उस पर वही शब्द उभर आए जो नूरुद्दीन के भेजे हुए पत्रों में थे। वे शब्द स्पष्ट रूप से नूरुद्दीन के व्यापारिक नोटों से मिलते थे। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी ने देखा कि ये वही स्याही और वही शब्द है जो अफवाहें फैलाते थे। नूरुद्दीन ने चेतना के साथ कहा, यह कैसे संभव है? ये जादू है। पर बीरबल ने उतरते हुए कहा, यह जादू नहीं, मात्र सत्य है। फिर उसने 3 और पत्र सामने रखे। उन 3 पत्रों में नूरुद्दीन के स्वाक्षरों से मेल खाते वाक्य थे, और उनकी स्याही वही थी जो मेहरुल्लाह के स्टूडियो से मिली थी। नूरुद्दीन का रंग उड़ा। उसने समझ लिया कि उसे अब और छुपना नहीं चाहिए। वो खड़ा हुआ और धीरे से बोला, मैंने नहीं किया। पर उसकी आवाज में टूटन थी, क्योंकि दरबार में अब सब उसकी तरफ देख रहे थे। बीरबल ने कहा, तुमने किया है। तुमने अपनी इच्छा से लोगों को भ्रमित किया और अकबर की प्रतिष्ठा को मिटाने की कोशिश की। नूरुद्दीन ने अंतर टूटकर सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि कुछ दरबारियों के साथ मिलकर उसने अफवाह फैलाई, ताकि वो अकबर के प्रति लोगों का भरोसा घटा सके और खुद अधिक प्रभाव जमा सके। उसने बताया कि मेहरुल्लाह ने उसे सिखाया कि कैसे सही कागज और स्याही का इस्तेमाल कर नकल की जाती है, और उसने उन नकलों को अफवाहों के रूप में फैलाया। उसने ये भी बताया कि उसका उद्देश्य केवल सत्ता पर हावी होना था। अकबर की प्रतिष्ठा गिरने पर लोग उसका साथ देंगे, ऐसा वो सोचता था। नूरुद्दीन की ये कबूलियत सुनकर दरबार में शोर उठने लगा। कुछ लोग चिल्लाए, कुछ की आंखें नम थी, पर सबसे ज्यादा प्रभावित अकबर था।
वो स्तब्ध था। उसने अपना मित्र खो दिया था और साथ ही देश की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने वाले आदमी पर पराजय देखी थी। उसने घबराकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें शक्ति, धन या बदला चाहिए था? नूरुद्दीन ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैं सच्चाई स्वीकार करता हूं, पर मैंने सोचा कि मैं सही कर रहा हूं। मैंने सोचा कि राजकीय निर्णयों की आलोचना करके मैं ध्यान आकर्षित कर सकता हूं, पर मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसके शब्द आंखों से उतरते थे। अकबर ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसे आश्चर्य हुआ। उसने सुना था कि बीरबल अपने मित्रों को दया देता है, पर वो भी न्याय का कोई छोटा नहीं था। अकबर ने कहा, नूरुद्दीन, तुम्हें दंड मिलेगा, पर मैं राजा हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं न्याय करूं। मैं इस वास्ते दंड सुनाऊंगा जो राज्य हित में है। बीरथल ने सबके सामने कहा, जहां पनाह, मेरी यही कामना है कि हम सच्चाई और न्याय दोनों को संतुलित करें। उसने सुझाव दिया कि नूरुद्दीन को सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराकर उससे राजदरों की सफाई करवाई जाए और साथ ही उसे इसका कारण बताने के लिए कहा जाए कि उसने क्यों ये कदम उठाया। नूरुद्दीन ने बाद में कहा कि वो अपनी गलती जानता है और जो कुछ भी हुआ उसका प्रमुख कारण उसकी खुद की अज्ञानता और लालच थी। उसे सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया, उसके अधिकार छिने गए और उसे कुछ समय के लिए निर्वासित कर दिया गया। पर बीरबल की मांग पर उसे मार नहीं दिया गया, क्योंकि बीरबल समझता था कि दया की जगह न्याय के साथ सुधार अधिक उपयुक्त है। पर बीरबल की सबसे बड़ी विजय वह थी जो उसके बाद हुई। उसने अकबर की प्रतिष्ठा फिर से जगाया, लेकिन न केवल एक साखी के रूप में, बल्कि जनता के मन में राजा के सच्चे व्यक्तित्व को दिखाकर। उसने एक सार्वजनिक सभा से का आयोजन किया, जहां अकबर ने स्वयं अपनी भावनाएं व्यक्त की। अकबर ने कहा, मुझ पर झूठ फैलाकर मेरी इज्जत गिराने की कोशिश की गई, पर आज सच्चाई सामने आई। मैं अपने राज्य से वादा करता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति पक्षपात नहीं करूंगा, पर मैं उन पर भी दया करूंगा जो अपनी भूलें मान ले और सुधरें। जनता ने इसकी गूंज सुनी और उन्हें लगने लगा कि अकबर एक इंसान भी है, उसके भी घाव होते हैं, पर वह उन घावों को सहकर भी न्याय की रक्षा करता है। इस छल छलावे के बाद अकबर का मान और भी बढ़ गया। लोग उसके निर्णयों को सम्मान से देखने लगे। बीरथल ने इस मामले में सिर्फ साजिश को नहीं रोका, उसने उत्साहपूर्वक ये दिखाया कि आलोचना और सही निर्णय में फर्क क्या होता है। उसने ये भी बताया कि एक राजा को अपने प्रति लगाई गई बार बार की नाकामयाबी पर भी धैर्य रखना चाहिए और सत्य की तलाश करनी चाहिए, न कि हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अक्सर आपका सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो आपके पास सबसे नजदीक होता है, इसलिए सतर्क रहिए। पर याद रहे कि जब कभी सच सामने आएगा तो आप उसका बचाव कर सकते हैं, और वो बचाव आपकी ईमानदारी से ही होगा। कई दिनों के बाद जब सब शांत हुआ, अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे गले लगा लिया। अकबर की आंखें नम थी और उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता झलक रही थी। तुमने आज मेरी इज्जत बचाई, उसने कहा। तुमने सिर्फ मेरी रक्षा नहीं की, तुमने मेरे राज्य की आत्मा को भी बचाया। बीरबल ने खामोशी से सिर हिलाया और कहा, जहां पनाह, मेरा कर्म यही है, सत्य की रक्षा करना और आपके पास जो सम्मान है उसे सही हाथों में रखना। उस रात जब हल्के हल्के मोतीदार चांद ने आगरा की दीवारों पर अपनी रोशनी बिखेरी, बीरबल दरबार के बाहर खड़ा हुआ और सोच रहा था कि लोगों का दिल कितना बदलता है। वो सोच रहा था कि केवल एक आदमी की बुद्धि और साहस कितने बड़े संकटों का हल निकाल सकती है। पर वो ये भी जानता था कि सच्चाई बचाने की असली कीमत केवल एक आदमी नहीं चुकाता। ये समाज की समझ, जनता की सजगता और राजा की ईमानदारी का संयुक्त परिणाम होता है। बीरबल ने मुस्कुराकर सोचा कि उसने आज एक और सबक दिया। नूरुद्दीन को दंड मिला, पर साथ ही
उसे सुधार का मौका भी दिया गया। राजा की इज्जत तो बच गई, पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि दरबार और जनता दोनों ने यह सीखा कि अफवाहों को बिना जांचे कैसे न जुल्म का साथी बनाया जाए। कितनी बार हमने देखा है कि एक झूठ संपूर्ण शहर को हिला देता है, पर बीरबल ने उस दिन हमें सिखाया कि सत्य की ताकत बड़ी होती है, बशर्ते वो धैर्य और चतुराई से पेश आए। वो कहानी आज भी लोगों के जुबानों पर थी। जब भी कोई अफवाह फैलती, कोई कहता, याद है जब बीरबल ने अकबर की इज्जत बचाई थी? और लोग तुरंत सोच में पड़ जाते, सच कैसे खोजें, किसका भरोसा करें? बीरबल की चालाकी, उसकी सूझबूझ और उसकी मानवता ने उन सवालों का उत्तर दिया था। और यही कारण है कि बीरबल न सिर्फ एक हाजिर जवाब था, बल्कि एक मित्र, एक संरक्षक और एक न्यायप्रिय बुद्धि भी था, जिसने उस दिन नूरुद्दीन की साजिश को खोला, अकबर की इज्जत बचाई और दरबार को सच की ओर वापस लाया। आखिरकार ये कहानी सिर्फ अफवाह की सत्ता और उसकी भयावता के बारे में नहीं थी, बल्कि ये भी दर्शाती थी कि किस तरह से समझदारी, ज्ञान और करुणा मिलकर एक समाज को सुधार सकती है। बीरबल की चतुराई, उसकी सूक्ष्म जांच और मानवीय दृष्टिकोण ने आज सबको एक संदेश दिया। सत्य और न्याय के बीच में कोई तिरस्कार नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई फिर से किसी बड़े आदमी की इज्जत पर चोट करने की कोशिश करेगा, लोग याद रखेंगे कि एक सांप की तरह फैली अफवाह को भी बीरबल की तरह एक बुद्धिमान मन से पकड़ा जा सकता है। और जिस दिन सच सामने आता है, लोग हैरान रह जाते हैं, पर उस हैरानी के पीछे हमेशा एक नई सी सीख छुपी रहती है। अकबर का दरबार सदैव की तरह चमक दमक और व्यवस्थित अनुशासन से भरा हुआ था, पर उस सुबह कुछ हवा में अजीब सा बदलाव था। न तो सूरज की रोशनी ने कुछ बदला था, न पत्थर की दीवारें। फिर भी सूक्ष्म सी बेचैनी लोगों के चेहरे पर साफ दिख रही थी। बीरबल, जिसकी बुद्धि दरबार के लिए एक अनमोल हाल था, उसी समय किसी अंदरूनी द्वंद्व में उलझा हुआ था। उसने जो देखा था वो केवल शब्दों का खेल नहीं था। ये एक गहरी असंतुलन की शुरुआत थी, जो न केवल कुछ दरबारियों के स्वार्थ से जुड़ी थी, बल्कि उस राज्य के मूलभूत सिद्धांतों से टकरा रही थी। न्याय, समानता और राजा की जिम्मेदारी। बीरबल के भीतर एक आग जगी, एक ऐसी आग जो उसे अक्सर गलत को ठीक करने के लिए प्रेरित करती थी। पर इस बार आग इतनी तेज थी कि उसने निर्णय किया, उसे सीधे अकबर के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। यह मोर्चा किसी विद्रोह की तरह नहीं था, यह बीरबल की तरह की सूझबूझ थी। एक सच्चाई का मोर्चा, जिसकी शुरुआत उसने धीरे धीरे की, पर जिसका असर इतना गहरा था कि दरबार की नींव हिल सकती थी। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब राजधानी के आसपास कुछ गांवों के किसान और कारीगर अकबर के न्यायालय में आए। वे बुरी तरह परेशान थे। नई भूमि नीति और करों ने उनके रहते खाते को मुश्किल कर दिया था। सामंतों और कुछ दरबारी शक्तियों ने मिलकर एक नई प्रणाली लागू कर दी थी, जिससे गरीब किसान जमीन खो रहे थे और कारीगरों के कबीले बिखर रहे थे। इन लोगों ने अकबर के नाम पर लिखे कुछ आदेश दिखाए, जिनमें उनकी जमीनें राजा के शाही आदेशों के नाम पर कुर्क की जा रही थी। इन कागजों में मुहरें थीं, हस्ताक्षर थे, पर लोगों की बात सुनकर बीरबल को शक हुआ। कहीं ये साजिश तो नहीं जिसमें कुछ दरबारी अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हों और राजा की छवि का फायदा उठाकर लोगों को दबा रहे हों। बीच में भी बीरबल का अंदरूनी द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। वो अकबर का सबसे नजदीकी मित्र था। वो अक्सर राजा के स्नेह और विरोध दोनों का सामना सहजता से करता आया था। पर मित्रता का मतलब ये नहीं था कि वो अन्याय देखकर चुप रहे। बीरबल ने देखा कि यदि उसने समय रहते काम नहीं किया तो राजा की नाम और सत्ता का दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। उसने निर्णय लिया कि वो खुलकर सामने आकर सच दिखाएगा, पर उसने ये भी समझा कि सीधे प्रहार से कुछ नहीं होगा। उसे एक ऐसा मोर्चा खोलना होगा जो न्याय के लिए लोगों को एकजुट करे और दरबार की सच्चाई को बेनकाब कर दे। इसलिए उसने अपने मोर्चे को लोकप्रिय, कानूनी और नैतिक सभी तरह का रूप दिया।
बीरबल ने पहले अकबर के पास जाकर विनम्रता से अपने विचार रखा। उसने राजा के कान में कहा, जहांपनाह, मेरी नीयत आपके सम्मान की रक्षा की है, पर आज कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो आपके नाम और राज्य की आस्थाओं को चोट पहुंचा सकती है। मैं चाहता हूं कि हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम इन आदेशों और कागजों की तह तक जाएं। अकबर पहले चिल्ला पड़ा। उसने महसूस किया कि उसकी इज्जत पर हमला हो रहा है, पर बीरबल ने पुरानी मित्रता और उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये केवल अफवाह नहीं, परंतु यदि आप चाहें तो मैं सार्वजनिक रूप से ये मामला उठाऊंगा ताकि सत्य को जांचने का अवसर मिले। जब बीरबल ने बात की तो कुछ दरबारियों की निगाहों में अनचाही चमक आ गई। कई लोग जिन्होंने नए करों और जमीन के हेरफेर में भागीदारी की थी, उन्होंने इसे व्यक्तिगत हमला समझा। पर बीरबल जनता के बीच भी गया। उसने गांवों में जाकर किसानों और कारीगरों की पीड़ा सुनी, उनके घरों में बैठकर उनके आंसुओं को देखा। वो उनके कष्टों को समझता था। उसने एक एक करके उन कागजों की नकलें इकट्ठी करवाई, हस्ताक्षरों की बनावट देखी, मुहरों की छापे जांची। बीरबल ने छिपकर और चौकचोरी नहीं की। वो सब कुछ खुलकर कर रहा था, पर चतुराई से, ताकि किसी को भी शक न हो कि वो सत्ता से लड़ रहा है। उसका हर कदम न्याय के रूप में, नैतिक ऊंचाई के साथ उठ रहा था। थोड़े दिनों में बीरबल का मोर्चा जनता में फैलने लगा। ये कोई हथियारबंद विद्रोह नहीं था, बल्कि एक नैतिक मुहिम थी। बीरबल ने गांवों में सुनवाई का आयोजन किया, जंक्शन हॉल में लोगों को बुलाया और उनकी बातों को दरबार तक पहुंचाया। उसने स्थानीय लेखकों और बुद्धिजीवियों से मिलकर उन कागजों की जांच का आदेश दिया और उनकी सच्चाई का परीक्षण करवाया। लोगों को यह भरोसा देने के लिए कि यह अभियान किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, बीरबल ने खुली सूची प्रकाशित की, जिसमें उन सभी मामलों का नाम था जिनकी जांच की जानी थी। हर नाम के साथ एक संक्षेप में अपराध का उल्लेख। यह देखकर दरबार में कुछ लोग कांप गए। कुछ ने गुस्से में कहा कि बीरबल ने राजा की इज्जत पर आघात किया है, पर लोगों की आवाजें इतनी शक्तिशाली थी कि बीरबल का मोर्चा अब असंभव से संभव की ओर बढ़ रहा था। दरबारियों में कुछ ऐसे थे जिनका स्वार्थ सीधे सीधे प्रभावित था। उनमें से कुछ ने बीरबल को चेताया, तुम अपना ध्यान रखो बीरबल, तुम अकेले क्यों हो रहे हो? राजा है, वो तुम्हें सुन लेगा। पर बीरबल ने कहा, सच्चाई अकेले चलनी पड़ती है। अगर राजा को सच दिखना है तो उसे खुले मन से देखना होगा। उसने ये भी स्पष्ट किया कि उसका मकसद अकबर को अपमानित करना नहीं, बल्कि राजा को उसकी जिम्मेदारियां याद कराना और लोगों की आवाज होना है। पर यह मोर्चा जितना नैतिक दिखता था, उतना ही राजनीतिक रंग भी लिए था। संपन्न वर्गों ने मिलकर बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। कुछ दरबारियों ने कहानियां फैलाई कि बीरबल सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है, कि वो स्वयं एक नया राजतंत्र स्थापित करना चाहता है। पर बीरबल ने जनता के सामने और खुलकर अपनी बात कही, मैं सत्ता के लिए नहीं, न्याय के लिए खड़ा हूं, उसने कहा, और लोगों की आंखों में विश्वास भर दिया। मोर्चे की बढ़ती ताकत ने अकबर को भी बेचैन कर दिया। उसके लिए यह कठिन समय था। राजा अपने शासन की प्रतिष्ठा और अपने मित्र के बीच भेद चिन्ह में उलझा हुआ था। वो बीरबल के पास आया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने मेरी इज्जत के खिलाफ मोर्चा खोला? बीरबल के भीतर जहर का स्वाद था, पर उसने शांति से कहा, जहांपनाह, मैंने आपके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। मैंने आपके नाम और शासन के खिलाफ नहीं, पर आपके न्याय की खातिर मोर्चा खोला है। मैं चाहता हूं कि आप वो राजा बने जिनकी आपको विरासत मिली है, निष्पक्ष, दयालु और सत्यनिष्ठ। अकबर कुछ पल के लिए चुप रहा। दोस्ती और राज्य का दायित्व दोनों उसके सीने पर भारी थे। पर बीरबल ने दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए कहा, यदि आप स्वयं सत्य के साथ खड़े होंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, पर यदि आप नजरअंदाज करेंगे तो सत्ता का दुरुपयोग आपके हाथों से निकल जाएगा। अकबर ने सोचा, पर बीरबल का मोर्चा अब जन आंदोलन जैसा बन चुका था।
लोगों के समर्थन ने इसे वैधता दी थी। बीरबल ने केवल नारे नहीं लगाए, उसने सबूत दिए, दस्तावेज दिखाए और उन लोगों की कहानियां सुनाई जिनके पास आवाज थी नहीं। उसने अदालत के अंदर और बाहर दोनों जगह बहस छेड़ी। कभी वो किसी समृद्ध जमींदार के घर पर जाकर चुपचाप पता करता, तो कभी किसी कारीगर की झोपड़ी में बैठकर उसके घावों पर मरहम रखता। धीरे धीरे बहस सुलग उठी। कुछ दरबारियों ने खुले तौर पर विरोध जताया और कुछ ने चुपचाप महाराज को समझाने की कोशिश की कि बीरबल को रोका जाए। पर बीरबल का कहर ऐसा था कि जनता ने उसका साथ देना बंद नहीं किया। मोर्चा खुलने पर राजनीतिक जाल और भी जटिल हो गया। कुछ दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ झूठे प्रमाण रचे। किसी ने कहा कि बीरबल ही उन कागजों का स्रोत है। किसी ने ये अफवाह फैलाई कि बीरबल विदेशी ताकतों के साथ सौदा कर रहा है। पर बीरबल की समझदारी और उसकी जनता के साथ जुड़ाव ने इन प्रपंचों को बेनकाब किया। उसने उन झूठों का पर्दाफाश किया और दिखाया कि कैसे कुछ शक्तियां राजा की आड़ में लोगों की जमीनें और संपत्ति हथियाने की साजिश रच रही थी। बीरबल ने उन दस्तावेजों को सार्वजनिक कराया जिनमें असली हस्ताक्षर और नकली दस्तावेजों का मिलान स्पष्ट था। वो दिन दिन प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को लेकर आया जिन्होंने दस्तावेजों, स्याही और मोहरों का परीक्षण किया और साबित किया कि कई आदेश नकली है। इससे जनता का विश्वास और भी बढ़ गया और मोर्चा मजबूती से आगे बढ़ता गया। लेकिन मोर्चा खोलने की कीमत भी भोगनी पड़ी। कुछ पुराने मित्र जो दरबार की गर्माहट में बैठे थे, बीरबल से जुदा हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने अकबर का साथ छोड़ दिया है। बीरबल ने कई रातें उदास और बेचैन बैठकर बिताई। उसे याद आया कि जब वो अकबर से पहली बार मिला था, तब राजा की नफासत और सादगी ने उसे प्रभावित किया था। पर उसने ये भी खुद से कहा कि दोस्ती तब तक रिश्ते नहीं बनाती जब तक वो सत्य के अधिकार में नहीं खड़ी होती। उसने अपनी हर कार्रवाई को सत्य और न्याय से जोड़कर रखा और जनता ने ये समझा। लोग जानते थे कि बीरबल का मोर्चा हथियारों का नहीं, हृदय और विवेक का मोर्चा है। मोर्चे ने दरबार की नीतियों में धीरे धीरे परिवर्तन ला दिया। अकबर ने कई मामलों की स्वतंत्र जांचपीठ का आदेश दिया और कुछ दरबारियों को अस्थायी रूप से हटाया गया। पर सच्ची चुनौती तब आई जब मोर्चे ने राजकीय स्थिरता की सीमाओं को छुआ। कुछ शक्तिशाली परिवारों ने विरोध स्वरूप छोटे विद्रोह शुरू कर दिए जो राज्य की एकाग्रता को प्रभावित करने लगे। कुछ ने बीरबल पर आरोप लगाया कि वो अस्थिरता फैला रहा है। कुछ ने कहा कि वो राजा की जगह लेने की इच्छा रखता है। इन मौकों पर बीरबल का धैर्य आजमाया गया। उसने कई बार अपने मोर्चे को नरम करने की कोशिश की। लोगों को बताया कि उनका उद्देश्य केवल अन्याय का अंत कराना है, किसी भी तरह की हिंसा नहीं। आगरा की गलियां अब हलचल में थी। लोग जय जय के नारों के साथ तो कभी शांतिपूर्वक न्याय की मांग कर रहे थे। उन दिनों की सबसे बड़ी कसौटी थी जब मोर्चे ने सीधे दरबार में चुनौती पेश की। बीरबल ने एक बड़े सार्वजनिक समागम का आयोजन किया जहां उसने उन सभी मामलों को सार्वजनिक रूप से रखा जिनकी जांच की गई थी। उसने न केवल आरोपों का खुलासा किया बल्कि उन लोगों का नाम लिया जिनके हितों में ये सब हो रहा था। कुछ दरबारियों ने यहां तक कह दिया कि ये अपमान है। वही कुछ ने कहा कि ये आवश्यक सच्चाई है। उस सभा में अकबर भी आए। उनकी आंखों में गुस्सा और टूटन दोनों झलक रहे थे। बीरबल ने बिना किसी झिझक के कहा, जहांपनाह, ये मोर्चा आपके खिलाफ नहीं, ये आपके नाम के सही उपयोग के लिए है। यदि आप सच के साथ खड़े होंगे तो आपके लोग आपके साथ होंगे, पर यदि आप चुप रहेंगे तो आपकी सत्ता का दुरुपयोग अनियंत्रित हो जाएगा। लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ चिल्लाए और कुछ अपनी आंखों में आंसू लिए खड़े रहे। अकबर के लिए यह क्षण निर्णायक था। एक ओर उसकी दोस्ती और विश्वास था और दूसरी ओर राज्य की पीड़ा और जनता की आवाज। बीरबल का मोर्चा अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, यह राजा की स्वयं की पहचान का सवाल बन गया था। बड़ी सी सन्नाटा छा गया
जब अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरो, तुमने जो किया वो कठिन था। तुमने मेरे सामने खड़ा होकर एक ऐसा आईना लगवाया जिसमें मुझे अपनी कमियों का सामना करना पड़ रहा है, पर मैं ये भी जनता के लिए जिम्मेदार हूं। चलो मिलकर इस गंदगी को साफ करते हैं। अकबर का ये उत्तर न केवल बीरबल के लिए राहत लेकर आया, बल्कि मोर्चे को वैधता भी दी। जनता ने देखा कि राजा ने न केवल सुनवाई की, बल्कि कार्रवाई भी का वादा किया। अकबर और बीरबल ने मिलकर कई सुधार लागू किए। वे फौरी न्यायिक समितियां बनवाने लगे, निर्दोषों की संपत्तियां वापस दिलवाई गई और दोषियों को उचित दंड मिला। पर इस संघर्ष में जिन्हें सबसे अधिक तकलीफ हुई थी, वे दरबारी थे जो भ्रष्टाचार की जड़ थे। उनका प्रभाव घटने लगा। कुछ लोग इसका बदला लेने की सोचने लगे, पर बीरबल ने एक और मोर्चा खोला, सच्चाई के साथ दया और सुधार का मोर्चा। उसने कहा कि न्याय सख्त होगा, पर सुधार की उम्मीद भी दी जाएगी। यही बीरबल की असली जीत थी। उसने न केवल भ्रष्टाचार का मुकाबला किया, बल्कि लोगों की आत्मा को भी जगाया कि अधिकार केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी होते हैं। समय के साथ मोर्चे की तीव्रता कम हुई, पर उसकी छाप अमिट रही। उस संघर्ष ने अकबर को भी बदल दिया। वो और भी ज्यादा संवेदनशील, सावधान और न्यायप्रिय हो गया। बीरबल के मोर्चे ने उसे याद दिलाया कि राजा का असली कर्तव्य केवल शासन और निर्णय नहीं, बल्कि जनता की रक्षा और सच की आवाज को सुनना भी है। बीरबल को इस सिद्धांत का भारी दाम चुकाना पड़ा। दोस्ती की कुछ धड़कनें टूट गई, कुछ रिश्ते छिन्न भिन्न हुए, पर जो कुछ पाया गया वो राज्य की आत्मा की रक्षा थी। बीरबल ने यह दिखा दिया कि सच्ची वफादारी केवल अपने स्वार्थ में नहीं, बल्कि उस उच्च आदर्श में है जो किसी भी शासन को महान बनाता है। कई वर्षों बाद जब लोग उस समय की बातें करते, कहते कि कैसे बीरबल ने राजा के खिलाफ मोर्चा खोला, वे इस पर अचरज और श्रद्धा दोनों मिलाकर व्यक्त करते। कई लोग कहते कि बीरबल ने कटुता भरी समझदारी दिखाई, कुछ कहते कि उसने दोस्ती का अपमान किया, पर अधिकांश कहते कि उसने राजा और जनता दोनों की रक्षा की। बीरबल ने स्वयं कहा, यदि मेरा मोर्चा किसी दिन आपको अजीब लगा हो, तो जान लो कि वो मोर्चा सत्ता के खिलाफ नहीं, अन्याय के खिलाफ था। और यही बात अकबर के लिए भी सत्य रही। उसने कहा, बीरबल ने मुझे वो आईना दिखाया जिसमें मैंने अपनी गलतियों को देखा, और कभी कभी एक सच्चाई की थपकी भी कठोर होती है। उस मोर्चे के बाद भी दरबार में कई चुनौतियां आई, पर उस घटना ने एक नई हवा दी थी। लोग अब खुलकर अपनी बात रखते थे। राजा अब अधिक ध्यान से सुनता था, और बीरबल, जिसने अपनी बुद्धि और नैतिकता से एक मोर्चा खोला था, वो आज भी लोगों की जुबां पर था, न केवल एक हाजिर जवाब के रूप में, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने अपने मित्र और अपने राजा के लिए सबसे कठिन निर्णय लिया और उसे निभाया। कहानियों में जब भी ये वाकया सुनाया गया, लोग अपने अपने नजरिए से उसे बताते। कुछ बताते कि बीरबल ने अकबर के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला, तो कुछ बताते कि कैसे वो मोर्चा अंततः राजा की लोकप्रियता और सत्य की प्रतिष्ठा दोनों को बचाने वाला साबित हुआ। पर सच तो ये था कि बीरबल ने उस दिन एक ऐसी सीमारेखा खींच दी थी जहां दोस्ती और न्याय का टकराव हुआ, और उसने ये भी दिखाया कि सच्ची मित्रता वह है जो समय आने पर सच के साथ खड़ी हो, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। उसकी चालों में न केवल चतुराई थी, बल्कि एक उच्च नैतिक आशय भी था, और इसी ने उसे अनमोल बनाया। समाप्त होते होते ये याद रखना चाहिए कि मोर्चा खोलने का मतलब संघर्ष ही नहीं, परिवर्तन भी होता है। बीरबल का मोर्चा केवल विरोध नहीं था, वो एक प्रस्ताव था कि किस तरह एक शासन में सच्चाई को वरीयता दी जानी चाहिए, कि किस तरह जनता की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और किस तरह राजा का पहला कर्तव्य अपने लोगों के प्रति दया और न्याय है। बीरबल ने उस मोर्चे में यह सिखाया कि कभी कभी प्रेम और मित्रता को सच्चाई के साथ जोड़ देना ही होता है, और यही सीखकर अकबर और उसकी प्रजा ने एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें शासन का नाम और भी ऊंचा उठा
और बीरबल की चालाकी, धैर्य और त्याग की मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट गाथा बन गई। आगरा की हवाएं उस रात्रि कुछ अलग संगीतमय लग रही थी, जैसे चांद भी धीमे धीमे अपनी सांस रोककर किसी रहस्य को सुन रहा हो। दीवारों पर चंद्र किरणों का ठहराव किसी पन्ने की तरह सपाट नहीं था। वे धीरे धीरे सरकते, हर खिड़की के शीशे पर एक लकीर छोड़ते और फिर गायब हो जाते। महल की घंटियां भी जैसे अपने आप को अचानक शांत कर बैठी थी। अकबर का महल हमेशा व्यस्त रहता था। सलाहकार, दूत, कलाकार, सैनिक। पर उस रात एक गहरी सन्नाटा छाया हुआ था, और उसी सन्नाटे में एक अजीब सा संदेश घूम रहा था, जो केवल उन लोगों के कान पकड़ता जिन्हें किस्मत ने हर बात के पीछे की असलियत देखने की क्षमता दी हो। बीरबल ने इस सन्नाटे में एक राजधानी की तरह अपने भीतर का शोर सुना, पर वो शोर किसी बाहरी बीमारी का नहीं, बल्कि एक पिछले गहरे जख्म का संकेत था, जो रात की छनछनाहट में अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था। अकबर उस शाम असामान्य रूप से चुप था। दरबार के उन दिनों के व्यस्त कार्यक्रमों के बाद भी वो देर तक अपने सिंदूरी तकिए के पास बैठा रहा, खिड़की के बाहर अंधेरे में गुम कुछ भटकते हुए। उसकी आंखों में कुछ उथल पुथल थी, न क्रोध न प्रसन्नता, बल्कि एक अनिश्चितता जो राजा के हृदय को भेद रही थी। बीरबल ने ध्यान से देखा कि अकबर के लाड़ प्यार में कोई नई पीड़ा जुड़ गई है। कोई बात थी जो अकबर ने अपने किसी विश्वस्त से भी नहीं कही थी। बीरबल, जो अकबर का केवल हाजिर जवाब नहीं बल्कि उसका आत्मीय मित्र था, जान गया कि ये रात किसी पुराने संकेत की तरह है, एक संकेत जो पलों में रहस्य को उजागर कर देगा। उसने सोचा कि शायद उसे आज रात खामोशी के भीतर जाकर वही सच्चाई पकड़नी चाहिए जो दिन के उजाले में छुपी रहती थी। रहस्यमयी रात की शुरुआत तब हुई जब महल के पुराने बावड़ी के पास से एक निर्जन मंदसी धुन आई। धुन इतनी कोमल थी कि पहले तो हर कोई उसे पवन की कोई आवाज समझकर अनदेखा कर देता, पर फिर वही धुन किसी भूल सी याद को जगाती चली गई, जैसे किसी बीते वादे का सुर। कुछ सैनिकों ने आवाज सुनी और चिल्लाकर कहा कि बावड़ी पर कोई आकृति उभर कर आई है। कुछ दरवाजे खुल गए, लेकिन वहां कोई न दिखा। अकबर ने यह सुनकर आदेश दिया कि बावड़ी का बंद कक्ष खोला जाए और देखने वाले सावधानी से जाएं। पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं स्वयं देख लूं। वो अपनी लंबी दाढ़ी झटक कर वहां गया जहां रात की हवा ने सबसे पहले कुछ गुप्त कर दिया था। बावड़ी के किनारे एक बूढ़ी सी लुंगी में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी जो सीधे बीरबल की तहखाने सी समझ में उतर गई। उसने कहा, तुम कौन हो? आकृति ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं वो जो कुछ सालों से इस नगर की धड़कनों में बसा हुआ हूं, पर आज रात मेरी डोर किसी पुराने वचन से और गहरी मिल गई है। बीरथल ने महसूस किया कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं कोई सामान्य दरवाजे वाला सैनिक। उसकी वाणी में वो संतुलन था जो सिर्फ जीवन के बड़े अनुभवियों में पाया जाता है। वो बोला, जहांपनाह, ये व्यक्ति कुछ जानता है और वो रात की इस चुप्पी में आकर कुछ सच्चाई कहने को आतुर है। अकबर ने संकोच भरे स्वर में पूछा, क्या ये अस्थाई शरारत है या कोई साजिश? पर बीरबल ने कहा, राजा, सत्य स्वयं बोलकर अपनी पहचान देता है, हमें उसके स्वर को सुनना होगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों साथ में उस अजीब आत्मा के पास गए। उस वृद्ध ने अपना चेहरा धीरे धीरे खोला। वो किसी भी साधारण चेहरा जैसा न था। उसके बाल सफेद थे, आंखों में न तो भय था न क्रोध, सिर्फ एक पुरानी थकावट और अपूर्ण इच्छा की खनक थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, वो कहानी जो कभी अधूरी रह गई थी, और वो अधूरापन आज तुम्हारे राज्य को पीट रहा है। वृद्ध ने बताया कि 50 साल पहले जब अकबर के पूर्वजों ने इस शहर की नींव डाली थी, तब एक सूफी बाबा ने एक छोटे से बगीचे में एक वचन रखा, एक वचन जिसमें राजा से कहा गया था
कि यदि कभी राज्य में अन्याय अपने पैर पसारने लगे तो वो बगीचा धुंधला हो जाएगा और वहां की एक विशेष गुलाब की बेल अपनी खुशबू खो देगी। उस वचन के बाद राजा ने कई रिवाज बदले, पर वचन को सबसे गुप्त अभिलेखों में कह दिया गया। वक्त गुजरता गया और उस वचन की बात भुलाई गई, पर उस रात वही बूढ़े सूफी की आत्मा ने महल की दीवारों से उन यादों को झकझोर दिया। बीरबल ने सोचा कि क्या ये कहानी मात्र एक पुकार है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो उस बाग के वचन की याद दिला रहा है? उसने तुरंत कहा, हमें उस बगीचे की जांच करनी चाहिए। अकबर ने भी कहा, ठीक है, पर ये। कई वर्षों बाद जब लोग उस समय की बातें करते, कहते कि कैसे बीरबल ने राजा के खिलाफ मोर्चा खोला, वे इस पर अचरज और श्रद्धा दोनों मिलाकर व्यक्त करते। कई लोग कहते कि बीरबल ने कटुता भरी समझदारी दिखाई, कुछ कहते कि उसने दोस्ती का अपमान किया, पर अधिकांश कहते कि उसने राजा और जनता दोनों की रक्षा की। बीरबल ने स्वयं कहा, यदि मेरा मोर्चा किसी दिन आपको अजीब लगा हो तो जान लो कि वो मोर्चा सत्ता के खिलाफ नहीं, अन्याय के खिलाफ था। और यही बात अकबर के लिए भी सत्य रही। उसने कहा, बीरबल ने मुझे वो आईना दिखाया जिसमें मैंने अपनी गलतियों को देखा, और कभी कभी एक सच्चाई की थपकी भी कठोर होती है। उस मोर्चे के बाद भी दरबार में कई चुनौतियां आई, पर उस घटना ने एक नई हवा दी थी। लोग अब खुलकर अपनी बात रखते थे, राजा अब अधिक ध्यान से सुनता था, और बीरबल, जिसने अपनी बुद्धि और नैतिकता से एक मोर्चा खोला था, वो आज भी लोगों की जुबां पर था, न केवल एक हाजिर जवाब के रूप में, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने अपने मित्र और अपने राजा के लिए सबसे कठिन निर्णय लिया और उसे निभाया। कहानियों में जब भी ये वाकया सुनाया गया, लोग अपने अपने नजरिए से उसे बताते। कुछ बताते कि बीरबल ने अकबर के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला, तो कुछ बताते कि कैसे वो मोर्चा अंततः राजा की लोकप्रियता और सत्य की प्रतिष्ठा दोनों को बचाने वाला साबित हुआ। पर सच तो ये था कि बीरबल ने उस दिन एक ऐसी सीमारेखा खींच दी थी जहां दोस्ती और न्याय का टकराव हुआ, और उसने ये भी दिखाया कि सच्ची मित्रता वह है जो समय आने पर सच के साथ खड़ी हो, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। उसकी चालों में न केवल चतुराई थी, बल्कि एक उच्च नैतिक आशय भी था, और इसी ने उसे अनमोल बनाया। समाप्त होते होते ये याद रखना चाहिए कि मोर्चा खोलने का मतलब संघर्ष ही नहीं, परिवर्तन भी होता है। बीरबल का मोर्चा केवल विरोध नहीं था, वो एक प्रस्ताव था कि किस तरह एक शासन में सच्चाई को वरीयता दी जानी चाहिए, कि किस तरह जनता की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और किस तरह राजा का पहला कर्तव्य अपने लोगों के प्रति दया और न्याय है। बीरबल ने उस मोर्चे में यह सिखाया कि कभी कभी प्रेम और मित्रता को सच्चाई के साथ जोड़ देना ही होता है, और यही सीखकर अकबर और उसकी प्रजा ने एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें शासन का नाम और भी ऊंचा उठा, और बीरबल की चालाकी, धैर्य और त्याग की मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट गाथा बन गई। आगरा की हवाएं उस रात्रि कुछ अलग संगीतमय लग रही थी, जैसे चांद भी धीमे धीमे अपनी सांस रोककर किसी रहस्य को सुन रहा हो। दीवारों पर चंद्र किरणों का ठहराव किसी पन्ने की तरह सपाट नहीं था, वे धीरे धीरे सरकते, हर खिड़की के शीशे पर एक लकीर छोड़ते और फिर गायब हो जाते। महल की घंटियां भी जैसे अपने आप को अचानक शांत कर बैठी थी। अकबर का महल हमेशा व्यस्त रहता था, सलाहकार, दूत, कलाकार, सैनिक, पर उस रात एक गहरी सन्नाटा छाया हुआ था, और उसी सन्नाटे में एक अजीब सा संदेश घूम रहा था जो केवल उन लोगों के कान पकड़ता जिन्हें किस्मत ने हर बात के पीछे की असलियत देखने की क्षमता दी हो। बीरबल ने इस सन्नाटे में एक राजधानी की तरह अपने भीतर का शोर सुना, पर वो शोर किसी बाहरी बीमारी का नहीं, बल्कि एक पिछले गहरे जख्म का संकेत था जो रात की छनछनाहट में अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था। अकबर उस शाम असामान्य रूप से चुप था। दरबार के उन दिनों के व्यस्त कार्यक्रमों के बाद भी वो देर तक अपने सिंदूरी तकिए के पास बैठा रहा,
खिड़की के बाहर अंधेरे में गुम कुछ भटकते हुए। उसकी आंखों में कुछ उथल पुथल थी, न क्रोध न प्रसन्नता, बल्कि एक अनिश्चितता जो राजा के हृदय को भेद रही थी। बीरबल ने ध्यान से देखा कि अकबर के लाड़ प्यार में कोई नई पीड़ा जुड़ गई है। कोई बात थी जो अकबर ने अपने किसी विश्वस्त से भी नहीं कही थी। बीरबल, जो अकबर का केवल हाजिर जवाब नहीं बल्कि उसका आत्मीय मित्र था, जान गया कि यह रात किसी पुराने संकेत की तरह है, एक संकेत जो पलों में रहस्य को उजागर कर देगा। उसने सोचा कि शायद उसे आज रात खामोशी के भीतर जाकर वही सच्चाई पकड़नी चाहिए जो दिन के उजाले में छुपी रहती थी। रहस्यमयी रात की शुरुआत तब हुई जब महल के पुराने बावड़ी के पास से एक निर्जन मंदसी धुन आई। धुन इतनी कोमल थी कि पहले तो हर कोई उसे पवन की कोई आवाज समझकर अनदेखा कर देता, पर फिर वही धुन किसी भूल सी याद को जगाती चली गई, जैसे किसी बीते वादे का सुर। कुछ सैनिकों ने आवाज सुनी और चिल्लाकर कहा कि बावड़ी पर कोई आकृति उभर कर आई है। कुछ दरवाजे खुल गए, लेकिन वहां कोई न दिखा। अकबर ने यह सुनकर आदेश दिया कि बावड़ी का बंद कक्ष खोला जाए और देखने वाले सावधानी से जाएं। पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं स्वयं देख लूं। वो अपनी लंबी दाढ़ी झटक कर वहां गया जहां रात की हवा ने सबसे पहले कुछ गुप्त कर दिया था। बावड़ी के किनारे एक बूढ़ी सी लुंगी में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी जो सीधे बीरबल की तहखाने सी समझ में उतर गई। उसने कहा, तुम कौन हो? आकृति ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं वो जो कुछ सालों से इस नगर की धड़कनों में बसा हुआ हूं, पर आज रात मेरी डोर किसी पुराने वचन से और गहरी मिल गई है। बीरथल ने महसूस किया कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं कोई सामान्य दरवाजे वाला सैनिक। उसकी वाणी में वो संतुलन था जो सिर्फ जीवन के बड़े अनुभवियों में पाया जाता है। वो बोला, जहांपनाह, ये व्यक्ति कुछ जानता है और वो रात की इस चुप्पी में आकर कुछ सच्चाई कहने को आतुर है। अकबर ने संकोच भरे स्वर में पूछा, क्या ये अस्थाई शरारत है या कोई साजिश? पर बीरबल ने कहा, राजा, सत्य स्वयं बोलकर अपनी पहचान देता है, हमें उसके स्वर को सुनना होगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों साथ में उस अजीब आत्मा के पास गए। उस वृद्ध ने अपना चेहरा धीरे धीरे खोला। वो किसी भी साधारण चेहरा जैसा न था। उसके बाल सफेद थे, आंखों में न तो भय था न क्रोध, सिर्फ एक पुरानी थकावट और अपूर्ण इच्छा की खनक थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, वो कहानी जो कभी अधूरी रह गई थी, और वो अधूरापन आज तुम्हारे राज्य को पीट रहा है। वृद्ध ने बताया कि 50 साल पहले जब अकबर के पूर्वजों ने इस शहर की नींव डाली थी, तब एक सूफी बाबा ने एक छोटे से बगीचे में एक वचन रखा, एक वचन जिसमें राजा से कहा गया था कि यदि कभी राज्य में अन्याय अपने पैर पसारने लगे तो वो बगीचा धुंधला हो जाएगा और वहां की एक विशेष गुलाब की बेल अपनी खुशबू खो देगी। उस वचन के बाद राजा ने कई रिवाज बदले, पर वचन को सबसे गुप्त अभिलेखों में कह दिया गया। वक्त गुजरता गया और उस वचन की बात भुलाई गई, पर उस रात वही बूढ़े सूफी की आत्मा ने महल की दीवारों से उन यादों को झकझोर दिया। बीरबल ने सोचा कि क्या ये कहानी मात्र एक पुकार है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो उस बाग के वचन की याद दिला रहा है? उसने तुरंत कहा, हमें उस बगीचे की जांच करनी चाहिए। अकबर ने भी कहा, ठीक है, पर ये सब अचानक ही हुआ है। लोग कहेंगे कि क्या ये कोई भूत प्रेत है जो हमको भटका रहा है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, लोग हमेशा कहेंगे, जहांपनाह, पर सत्य को सुनने की आवश्यकता तभी आती है जब लोग शोर मचाकर आपकी सुनवाई बंद कर दें। दोनों ने अपने दरबारियों को नजदीक बुलाया और चुपके से बगीचे की ओर बढ़े। रात हवा से ठंडी थी, पर बगीचे की ओर जब कदम बढ़े तो हवा में एक असहज स्याहपन दिखा। पत्तियां सुन्न सी पड़ी थी, गुलाबों के पंख काफी झुके हुए थे और कुछ पेड़ों की डालियां मानो किसी भारी सोच के बोझ से तनी थी। बीरबल ने देखा
कि एक घनघोर स्याही धीरे धीरे बगीचे के बीच में फैली हुई है। पर यह कोई प्राकृतिक काला धुआं न था। ये जैसे किसी पुराने आघात की छाया हो जो मिटती नहीं। बीरबल ने एक गुलाब उठाया। उसकी खुशबू मध्यम पड़ गई थी और पंखों पर ऐसे छोटे छोटे निशान थे जैसे कोई चिपचिपी दाग हो। बीरबल का हृदय भारी हुआ। उसे लगा कि इस बगीचे के साथ कोई लंबी साजिश जुड़ी है। किसी ने जानबूझकर उस बगीचे को जहर दिया होगा ताकि वो वचन जिसका संकेत था सच में टूट जाए और लोगों का विश्वास राजा से हट जाए। उसने सोचा कि कौन ऐसा होगा जो राज्य की आत्मा को हिला दे। अगले कुछ दिनों में पहरे बढ़ गए। बीरबल और अकबर दोनों ने अपने अपने तरीके से इस रहस्य की तह में जाना शुरू किया। बीरबल ने पुराने अभिलेखागारों की निचली तिजोरियों को खोदा, पुरानी मुहरों और कागजों की गंध सूंघी। उसने दस्तावेजों के किनारों पर लगे छोटे छोटे निशानों को मापा और देखा कि कुछ हाथ मरम्मत करने के नाम पर अभिलेखों के किनारों को छेड़ रहे थे। उसने पाया कि कुछ पुराने आदेशों के हस्ताक्षरों में मामूली अंतर थे। एक छोटा सा घुमाव, एक अनियमित रेखा, पर बीरबल की नजर उन बारीकियों को पकड़ लेती थी। उसने समझा कि यह कोई बाहर का कदम नहीं, इस साजिश के बीज दरबार के भीतर बोए गए हैं, और जहां भीतर साजिश की जड़ें फैली होती है वहां किसी नजदीकी मित्र का दिल भी भटक सकता है। शायद किसी की चाहत, किसी का अतीत, या कोई पुराना घाव जिसने लोगों को अंधकार दिखलाया हो। अकबर के दिल में भी एक अजीब सा रेगिस्तान उभर आया। उसने स्मृति चक्र खोले और देखा कि कुछ वर्षों पहले उसने एक आदेश दिया था जिसे उसने किसी उज्ज्वल कारण से स्वीकार किया था। पर क्या वही आदेश किसी के लिए अन्याय का कारण बन गया? क्या कभी उसने अतिआशा में कोई नाम लिखा था जिसने किसी गरीब का हक छीना? वो खुद कुछ कुछ याद कर पाने में असमर्थ था। बीरबल ने उसे कहा, जहां पनाह, त्रुटियां किसी भी दिल में हो सकती है, पर जो बड़ा काम करने वाला है उसे अपनी भूलों को स्वीकार कर सही करना भी आना चाहिए। अकबर ने यह सुनकर आंखें झपकाई और कहा, लोग मेरी मानवता भूल जाते हैं, वे राजसी आवरण को ही देखते हैं। बीरबल ने सर पकड़कर कहा, इसीलिए तो हमें यह रहस्य समझना होगा ताकि जो भी दोष हो उसे राजा के नाम पर न चढ़ने दिया जाए। बीरथल ने अब एक और पड़ताल की। उसने बगीचे के किनारे एक छोटी नहर की मिट्टी खोदी और वहां एक पुरानी राख मिली। राख का रंग और बनावट कुछ अलग थी। उसमें धातु के सूक्ष्म कण मिले हुए थे और वो बार बार जलने वाली किसी विशेष दवा की गंध छोड़ रही थी। बीरबल ने इसका अर्थ समझ लिया। यह कोई सुअर का मल या बगीचे की सुविधा के अनुसार जलने वाला कुछ नहीं था। यह किसी ने जानबूझकर बगीचे को जहरने के लिए डाला था। उसने अपनी सूझबूझ से उस राख की जांच करवाई और पाया कि वही धातु और रसायन कुछ पुरानी बंद लिपियों में भी मिलते थे जिन्हें हाल ही में कोई छेड़छाड़ कर परेशान कर चुका था। बीरबल ने सोचा कि छेड़छाड़ कौन कर रहा होगा? कौन ऐसा है जो राजा के विश्वास को तोड़ना चाहता है और बगीचे की खुशबू छीनकर राज्य की आत्मा को खोखला करना चाहता है? जांच आगे बढ़ी तो बीरबल को एक अजीब कड़ी मिली। एक युवा दरबारी जिसका नाम था फरहान। फरहान पर राजा का विश्वास कई बार देखा गया था। वो युद्ध में अकबर के साथ रहा था, सलाहों में उसके साथ खड़ा रहा था और लोगों के बीच भी उसकी प्रतिष्ठा थी। पर बीरबल ने देखा कि फरहान के शब्दों में पिछले कुछ महीनों से कोई छेद सा पड़ गया था। वो अक्सर अकेला चलता, किसी अनसुलझे दर्द से झुलसता। बीरबल ने फरहान की जिंदगी की तह खोदी और पाया कि उसकी मां को किसी बड़े जमींदार ने उसकी जमीन से बेदखल कर दिया था, और ये बेदखली ऐसी थी कि उसका नाम ही किसी सरकारी आदेश से जुड़ा हुआ दिखा। फरहान के भीतर जला हुआ क्रोध और लज्जा का मेल बढ़ रहा था। उसने सोचा था कि यदि राजा को उसकी पीड़ा महसूस होगी तो कुछ बदला जा सकता है, पर उसकी पीड़ा उतनी विशाल थी कि वो अंधेरे रास्तों पर चल पड़ा और उसी अंधेरे ने उसे बगीचे की ओर ढकेला जहां वो राजा के प्रतीक को ही नष्ट कर देना चाहता था। ये विश्वास नष्ट हो ताकि राजा पर ऐसा दाग लग
सके कि फरहान की मां को न्याय मिले। बीरबल ने जाना कि कभी कभी सारी साजिशें भावनाओं की पिघली हुई राख से बन जाती है। बीरथल ने फरहान को अकेले बुलाया। वो रात थी। चांद आधा उल्टा था, पर उसकी रोशनी में भी फरहान का चेहरा कुछ और ही था। कठोरता के साथ छिपी हुई पीड़ा थी। बीरबल ने कहा, तुम्हारी पीड़ा मुझे दिखती है, पर तुम्हारे रास्ते गलत है। फरहान ने रोते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मेरी मां का न्याय पाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। जितना बड़ा उतना सही। मैंने राजा के प्रतीक को आहत करके सोचा कि लोग सुनेंगे, पर अब जब सब सामने है तो मेरा दिल भारी है। बीरबल ने उसकी बात सुनी और फिर बोले, तुम्हारे कदम दुख से निकले हैं, पर क्रोध का आंचल न्याय नहीं देता। अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो उसे न्याय के दरवाजे खोलकर मांगो। छिपकर, झूठ बोकर और साजिश रचकर तुम न केवल अपने लिए दाग बनाओगे, बल्कि अपनी मां की याद को भी धूमिल कर दोगे। बीरथल ने फरहान की पीड़ा को समझते हुए उसे एक मौका दिया। सार्वजनिक रूप से सत्य बोलने और अपने कृत्य को स्वीकार करने का मौका। फरहान ने विचार किया। उसका सामना अपने राजा से था। अगले दिन दरबार में, जहां सभी की निगाहें और कान लगे थे, फरहान ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने कहा कि उसने बगीचे को जहरित किया, पर उसका कारण उसकी मां की बेबसी थी। उसने अकबर से अपने कृत्य के लिए मांगी क्षमा की गुहार लगाई और अपने मां का केस खोल दिया। अकबर की आंखों में हैरानी, क्रोध और अंततः करुणा सब मिले। उसने फरहान की बात सुनी और वरना के आरोपों की जांच करवाई। उस जांच ने दिखाया कि जो जमींदारी फरहान की मां से ली गई थी, वो वास्तव में संपन्न परिवारों के दबाव और कुछ गलत अभिलेखों का नतीजा था। अकबर ने न्याय का आदेश दिया और फरहान की मां की जमीन वापस करवाई गई। फरहान को कठोर श्रम और राज्य सेवा का दंड दिया गया, पर उसकी मां को न्याय भी मिला। इस निर्णय ने दरबार में एक नई कहानी जन्म दी कि कभी कभी अंधेरा शोर मचाकर सच को सामने लाता है, पर सच्चाई का मार्ग अक्सर दया और समझ में होता है, न कि विनाश में। सब अचानक ही हुआ है। लोग कहेंगे कि क्या ये कोई भूत प्रेत है जो हमको भटका रहा है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, लोग हमेशा कहेंगे जहांपनाह, पर सत्य को सुनने की आवश्यकता तभी आती है जब लोग शोर मचाकर आपकी सुनवाई बंद कर दें। दोनों ने अपने दरबारियों को नजदीक बुलाया और चुपके से बगीचे की ओर बढ़े। रात हवा से ठंडी थी, पर बगीचे की ओर जब कदम बढ़े तो हवा में एक असहज स्याहपन दिखा। पत्तियां सुन्न सी पड़ी थी, गुलाबों के पंख काफी झुके हुए थे और कुछ पेड़ों की डालियां मानो किसी भारी सोच के बोझ से तनी थी। बीरबल ने देखा कि एक घनघोर स्याही धीरे धीरे बगीचे के बीच में फैली हुई है, पर यह कोई प्राकृतिक काला धुआं न था। ये जैसे किसी पुराने आघात की छाया हो जो मिटती नहीं। बीरबल ने एक गुलाब उठाया। उसकी खुशबू मध्यम पड़ गई थी और पंखों पर ऐसे छोटे छोटे निशान थे जैसे कोई चिपचिपी दाग हो। बीरबल का हृदय भारी हुआ। उसे लगा कि इस बगीचे के साथ कोई लंबी साजिश जुड़ी है। किसी ने जानबूझकर उस बगीचे को जहर दिया होगा ताकि वो वचन जिसका संकेत था सच में टूट जाए और लोगों का विश्वास राजा से हट जाए। उसने सोचा कि कौन ऐसा होगा जो राज्य की आत्मा को हिला दे। अगले कुछ दिनों में पहरे बढ़ गए। बीरबल और अकबर दोनों ने अपने अपने तरीके से इस रहस्य की तह में जाना शुरू किया। बीरबल ने पुराने अभिलेखागारों की निचली तिजोरियों को खोदा, पुरानी मुहरों और कागजों की गंध सूंघी। उसने दस्तावेजों के किनारों पर लगे छोटे छोटे निशानों को मापा और देखा कि कुछ हाथ मरम्मत करने के नाम पर अभिलेखों के किनारों को छेड़ रहे थे। उसने पाया कि कुछ पुराने आदेशों के हस्ताक्षरों में मामूली अंतर थे, एक छोटा सा घुमाव, एक अनियमित रेखा, पर बीरबल की नजर उन बारीकियों को पकड़ लेती थी। उसने समझा कि ये कोई बाहर का कदम नहीं, इस साजिश के बीज दरबार के भीतर बोए गए हैं, और जहां भीतर साजिश की जड़ें फैली होती है वहां किसी नजदीकी मित्र का दिल भी भटक सकता है। शायद किसी की चाहत, किसी का अतीत
या कोई पुराना घाव जिसने लोगों को अंधकार दिखलाया हो। अकबर के दिल में भी एक अजीब सा रेगिस्तान उभर आया। उसने स्मृति चक्र खोले और देखा कि कुछ वर्षों पहले उसने एक आदेश दिया था जिसे उसने किसी उज्ज्वल कारण से स्वीकार किया था। पर क्या वही आदेश किसी के लिए अन्याय का कारण बन गया? क्या कभी उसने अतिआशा में कोई नाम लिखा था जिसने किसी गरीब का हक छीना? वो खुद कुछ कुछ याद कर पाने में असमर्थ था। बीरबल ने उसे कहा, जहांपनाह, त्रुटियां किसी भी दिल में हो सकती है, पर जो बड़ा काम करने वाला है उसे अपनी भूलों को स्वीकार कर सही करना भी आना चाहिए। अकबर ने यह सुनकर आंखें झपकाई और कहा, लोग मेरी मानवता भूल जाते हैं, वे राजसी आवरण को ही देखते हैं। बीरबल ने सर पकड़कर कहा, इसीलिए तो हमें यह रहस्य समझना होगा ताकि जो भी दोष हो उसे राजा के नाम पर न चढ़ने दिया जाए। बीरथल ने अब एक और पड़ताल की। उसने बगीचे के किनारे एक छोटी नहर की मिट्टी खोदी और वहां एक पुरानी राख मिली। राख का रंग और बनावट कुछ अलग थी। उसमें धातु के सूक्ष्म कण मिले हुए थे और वो बार बार जलने वाली किसी विशेष दवा की गंध छोड़ रही थी। बीरबल ने इसका अर्थ समझ लिया। ये कोई सुअर का मल या बगीचे की सुविधा के अनुसार जलने वाला कुछ नहीं था। ये किसी ने जानबूझकर बगीचे को जहरने के लिए डाला था। उसने अपनी सूझबूझ से उस राख की जांच करवाई और पाया कि वही धातु और रसायन कुछ पुरानी बंद लिपियों में भी मिलते थे, जिन्हें हाल ही में कोई छेड़छाड़ कर परेशान कर चुका था। बीरबल ने सोचा कि छेड़छाड़ कौन कर रहा होगा? कौन ऐसा है जो राजा के विश्वास को तोड़ना चाहता है और बगीचे की खुशबू छीनकर राज्य की आत्मा को खोखला करना चाहता है? जांच आगे बढ़ी तो बीरबल को एक अजीब कड़ी मिली। एक युवा दरबारी जिसका नाम था फरहान। फरहान पर राजा का विश्वास कई बार देखा गया था। वो युद्ध में अकबर के साथ रहा था, सलाहों में उसके साथ खड़ा रहा था और लोगों के बीच भी उसकी प्रतिष्ठा थी। पर बीरबल ने देखा कि फरहान के शब्दों में पिछले कुछ महीनों से कोई छेद सा पड़ गया था। वो अक्सर अकेला चलता, किसी अनसुलझे दर्द से झुलसता। बीरबल ने फरहान की जिंदगी की तह खोदी और पाया कि उसकी मां को किसी बड़े जमींदार ने उसकी जमीन से बेदखल कर दिया था और ये बेदखली ऐसी थी कि उसका नाम ही किसी सरकारी आदेश से जुड़ा हुआ दिखा। फरहान के भीतर जला हुआ क्रोध और लज्जा का मेल बढ़ रहा था। उसने सोचा था कि यदि राजा को उसकी पीड़ा महसूस होगी तो कुछ बदला जा सकता है, पर उसकी पीड़ा उतनी विशाल थी कि वो अंधेरे रास्तों पर चल पड़ा और उसी अंधेरे ने उसे बगीचे की ओर ढकेला जहां वो राजा के प्रतीक को ही नष्ट कर देना चाहता था। ये विश्वास नष्ट हो ताकि राजा पर ऐसा दाग लग सके कि फरहान की मां को न्याय मिले। बीरबल ने जाना कि कभी कभी सारी साजिशें भावनाओं की पिघली हुई राख से बन जाती है। बीरथल ने फरहान को अकेले बुलाया। वो रात थी, चांद आधा उल्टा था, पर उसकी रोशनी में भी फरहान का चेहरा कुछ और ही था। कठोरता के साथ छिपी हुई पीड़ा थी। बीरबल ने कहा, तुम्हारी पीड़ा मुझे दिखती है, पर तुम्हारे रास्ते गलत है। फरहान ने रोते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मेरी मां का न्याय पाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, जितना बड़ा उतना सही। मैंने राजा के प्रतीक को आहत करके सोचा कि लोग सुनेंगे, पर अब जब सब सामने है तो मेरा दिल भारी है। बीरबल ने उसकी बात सुनी और फिर बोले, तुम्हारे कदम दुख से निकले हैं, पर क्रोध का आंचल न्याय नहीं देता। अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो उसे न्याय के दरवाजे खोलकर मांगो। छिपकर, झूठ बोकर और साजिश रचकर तुम न केवल अपने लिए दाग बनाओगे, बल्कि अपनी मां की याद को भी धूमिल कर दोगे। बीरथल ने फरहान की पीड़ा को समझते हुए उसे एक मौका दिया, सार्वजनिक रूप से सत्य बोलने और अपने कृत्य को स्वीकार करने का मौका। फरहान ने विचार किया। उसका सामना अपने राजा से था। अगले दिन दरबार में, जहां सभी की निगाहें और कान लगे थे, फरहान ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने कहा कि उसने बगीचे को जहरित किया, पर उसका कारण उसकी मां की बेबसी थी। उसने अकबर से अपने कृत्य के लिए
मांगी क्षमा की गुहार लगाई और अपने मां का केस खोल दिया। अकबर की आंखों में हैरानी, क्रोध और अंततः करुणा सब मिले। उसने फरहान की बात सुनी और वरना के आरोपों की जांच करवाई। उस जांच ने दिखाया कि जो जमींदारी फरहान की मां से ली गई थी, वो वास्तव में संपन्न परिवारों के दबाव और कुछ गलत अभिलेखों का नतीजा था। अकबर ने न्याय का आदेश दिया और फरहान की मां की जमीन वापस करवाई गई। फरहान को कठोर श्रम और राज्य सेवा का दंड दिया गया, पर उसकी मां को न्याय भी मिला। इस निर्णय ने दरबार में एक नई कहानी जन्म दी कि कभी कभी अंधेरा शोर मचाकर सच को सामने लाता है, पर सच्चाई का मार्ग अक्सर दया और समझ में होता है, न कि विनाश में। उस रात जब बगीचा फिर से बाहर की ओर लौटा और गुलाबों की खुशबू ने धीरे धीरे अपनी आवाज वापस पाई, अकबर और बीरबल दोनों ने महसूस किया कि रहस्यमयी रात ने उन्हें एक बड़ा उपहार दिया है। यह उपहार केवल एक जांच का परिणाम नहीं था, बल्कि वो भीतर की मानवता की याद थी जो राजा और उसके लोगों के बीच का पुल बनाती थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी राजा और प्रजा के बीच का फासला केवल तभी मिटता है जब कोई अपनी कमजोरियां स्वीकार करता है और उन्हें सुधारता है। अकबर ने धीरज से कहा, तुमने केवल मेरे विरुद्ध मोर्चा नहीं खोला, तुमने मेरे दिल में वो आवाज दिलवाई जो अक्सर मेरे शाही कामों में खो जाती है। अकबर की आंखों में जो नरमी आई, वो केवल एक राजा की कमजोरी नहीं थी, वो एक इंसान की मानवता थी जिसने अपनी गलती पहचान कर उसे सुधारा। रहस्यमयी रात अपनी परछाई में बहुत कुछ छोड़ गई। कुछ लोगों का विश्वास पुनर्स्थापित हुआ, कुछ की प्रतिष्ठा बची और कुछ की आत्मा को सुधरने का मौका मिला। महल के लोग अब अधिक सावधान थे। वे जानते थे कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले लोगों की आवाज सुननी चाहिए, और कभी कभी चुप रहकर सुनने की ही बड़ी शक्ति होती है। बीरबल ने अपने मित्र अकबर को एक गहरे आलिंगन के साथ कहा, हम दोनों ने उस रात काफी कुछ सीखा कि शक्ति का महत्व तभी है जब उसे दया और समझ के साथ जोड़ा जाए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने मुझे वो याद दिलाई जो राजा के वेशभूषा में खो जाती है, कि एक राजा का सबसे बड़ा धन उसका अपने लोगों का विश्वास है। वो रहस्यमयी रात आगरा के इतिहास में एक कहानी बनकर रह गई, एक कहानी जिसमें अधेरों ने उभर कर सत्य को नहीं छीनना चाहा, बल्कि उसे परख कर उसे सशक्त कर दिया। बीरबल की सूझबूझ, अकबर की निर्भीकता और फरहान जैसी मानवीय कमजोरियों ने मिलकर एक ऐसा पाठ लिखा जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता रहा कि सत्ता में रहकर भी इंसान कैसे इंसान बना रह सकता है, कि गलती करने पर उसकी स्वीकारोक्ति और सुधार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। महल की दीवारों पर जब चांद की रोशनी फिर बिखरी, तो हर किसी के चेहरे पर एक नया ठहराव दिखाई दिया। वो ठहराव जो सिर्फ सच्ची समझ से आता है, और वो समझ जिंदगी भर साथ रहती है। दरबार की सुबह हमेशा की तरह धूप की सुनहरी परतों में नहाई हुई थी, पर आज हवा में कुछ हल्का सा बिजली जैसा खिंचाव था, जैसे किसी ने पंखों की सुई घुमाकर सबकी नसों में एक हल्की उछाल भर दी हो। अकबर महल के महफिल खाने में बैठे थे, उन परंपरागत आसन पर, जिनका पर्दा और भी अधिक गरिमा के साथ झूल रहा था। उनके सामने बीरबल अपने अनोखे चेहरे के भावों के साथ बैठे थे, कभी गंभीर, कभी मुस्कान भरी आंखों से, और आज उनके मन में भी कोई चुटकी भर मजाक और कोई खुला प्रश्न एक साथ कौंध रहा था। दरबारियों के चेहरे पर आज कुछ ऐसी चमक थी कि हर छोटा सा झुकना भी मानो एक पुरस्कृत अभिनय बन रहा हो। पर उस दिन जो हुआ, वो बाद में पुरानी आगरा की गलियों में किस्से बनकर सुनाया जाने लगा। बीरबल की एक हंसी, दरबार में मचा हंगामा, सब कुछ वही था। मंत्री, दीवान, अमीर गरीब के प्रतिनिधि, जज, पर बीरबल की हंसी ने इसका रूप बदल दिया। बात शुरू हुई एक मामूली सी पिटारी से, जिसे दरबार में पेश किया गया। पिटारी में कुछ खिलौने और एक छोटे से दर्पण की बात चली। कोई दरबारी जो मजेदार स्वभाव का था, उसने कहा कि ये दर्पण जादुई है, जो भी इसमें अपनी झलक देखेगा उसे अपनी सबसे गुप्त ख्वाहिश का चेहरा दिखेगा। कुछ लोग ठहाके लगाने लगे,
कुछ लोग बड़े गंभीर होकर चिल्लाए कि ऐसे शरारती बुलाने का कोई आधार नहीं। अकबर ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, हंसी अच्छी चीज है, पर हमें अपने दरबार में हंसी और मजाक की भी एक मर्यादा रखनी चाहिए। बीरबल ने उसकी उस बात को शोरसा लेकर अपनी आवाज में शरारत घोल दी। जहांपनाह, हंसी ही तो है जो अक्सर सच्चाई का मुखौटा खोल देती है। बस यही से कहानी ने अचानक एक मोड़ ले लिया। बीरबल ने उठकर उस दर्पण को हाथ में लिया और कहा, अगर ये दर्पण सचमुच जादुई है तो चलिए देखें कि ये किसकी सबसे गुप्त ख्वाहिश दिखाता है। दरबार में खामोशी पसर गई। कुछ लोग इसे व्यंग्य समझकर मुस्कुरा रहे थे, पर बीरबल की आंखों में अब वही शरारत नहीं थी। वहां एक छोटी सी चंचलता थी जो किसी बर्फीले दिन में अचानक खिल उठे गुलाब की तरह नजर आ रही थी। अकबर ने आंख मिचोली में पूछा, तू क्या करेगा बीरबल? बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, मैं तो बस एक छोटी सी हंसी दिखाऊंगा। पर याद रहे, हंसी और हंगामा दो अलग चीजें हैं। और फिर उसने दर्पण को दरबार के बीच में रखा और सभी से कहा कि कोई भी अपने मन की गुप्त चाह दिखते हुए इधर उधर देखे बिना दर्पण की ओर देखे, और जितना साफ अपनी इच्छा बोले उतना अच्छा। हुक्म की तरह एक अजीब सहमति दरबार में फैल गई। हर कोई बोला, जो चाहे देखे। पहली बार में किसी छोटे से नौकर ने देखा। उसने तबीयत से कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूं। कुछ लाज भरी हंसी उठी। दूसरे ने कहा, मैं एक महल चाहता हूं। हर कोई अपनी अपनी मासूम इच्छाएं बोल रहा था और हंसी का माहौल मजे में बदलने लगा। पर जैसे जैसे दर्पण आगे बढ़ा, बातों में एक अजीब मोड़ आया। जब बीरबल स्वयं दर्पण की ओर झुका और उसकी आंखों में एक चमक आई, वो अचानक जोर से हंसा। एक हंसी जो इतनी अनपेक्षित थी कि सारे दरबार की हवा थम सी गई। हंसी ऐसी कि पत्थर की मुहरें भी मानो मुस्कुरा उठीं। बीरबल की हंसी में कुछ और था। सिर्फ मजाक नहीं, उसमें एक सच्चाई का विस्फोट था। एक ऐसा व्यंग्य जिसने दरबार के कई छुपे हुए रंगों को बिना किसी पर्दे के सामने ला दिया। और फिर हुआ वही जिसे कोई सोच न सकता था। बीरबल की हंसी इतनी सजीव और खनक उठी कि दरबार के कुछ सदस्य प्रभावित हुए और अपना अपना चेहरा बदलने लगे। एक एक कर वे लोग जिनकी आंखों में गुप्त लालसा और आशाएं छिपी थी, उस हंसी की वेदी पर स्वतः प्रकट होने लगे। कुछ लोग शर्म से लाल हुए, कुछ ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, पर बीरबल की हंसी ने जैसे हर किसी के भीतर छिपे हुए हास्य के छोटी छोटी बूंदों को उछाल दिया। कुछ लोगों के अंदर झूठे इरादों की झलक निकल आई, कुछ ने स्वयं को बेनकाब महसूस किया। दरबार में अचानक अफरातफरी मच गई। शोर, हंसी और सिसकियों का एक अजीब संगम बन गया। अकबर, जो स्वयं एक राजा थे और हर हालत में शांति बनाए रखते आए थे, वो भी उस पल की जिज्ञासा और हल्की सी चिंता को अपने मन में छुपा न सके। बीच में जो सबसे बड़ा असर हुआ वो था बीच के एक वरिष्ठ सलाहकार, जिसका नाम ख्वाजा आलम था, जो हमेशा सख्त और गंभीर व्यवहार के लिए जाना जाता था। अचानक बीरबल की हंसी सुनकर आंसू झलकाने लगा। उसने कहा, इस हंसी में कुछ कड़वाहट है, कुछ ऐसा जो मेरे भीतर पच चुका है। और वही समय था जब ख्वाजा की आंखों से कुछ पुराने अरमान और पश्चाताप का अख्तियार खुल गया। उसने कहा कि उसने कुछ साल पहले एक गरीब किसान की जमीन अनदेखी करवाई थी ताकि एक बड़े व्यापारी का लेन देन पूरा हो सके। वो बात बीरबल की हंसी के कारण जैसे चुभी और अब वो छूट गई। लोग दंग रह गए। एक सरकारी इंसाफ के नाम पर चलने वाला आदमी सार्वजनिक रूप से अपनी गलती का इजहार कर रहा था। ख्वाजा की शरीर भाषा, उसका टूटना और बीरबल की सरल हंसी, इन तीनों के बीच एक नाजुक समन्वय बन गया जिसने दरबार में सन्नाटा पैदा कर दिया। कहानी में अब एक और मोड़ आया। बीरबल ने ये हंसी केवल मनोरंजन के लिए नहीं की थी। उसकी हंसी में एक सफाई थी, एक उद्देश्य था। उसने दरबारियों की हकीकत उजागर करने की चाल चली थी, पर उसने इसे ठोस कठोरता से न कर हंसी के माध्यम से किया था ताकि लोग अपनी क्षति समझे पर रसातल में न गिरे।
बीरबल की हंसी में दयालु व्यंग्य था, जैसे किसी ने कटु सत्य को स्वीट में लपेटकर पेश कर दिया हो। पर परिणाम मानव और जोरदार था। कई लोगों ने अपने पुराने अपमान, चोरी और अनुचित वंशों का इजहार करना शुरू कर दिया। कुछ ने अपने बच्चों का रोना बताया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी पीढ़ी को बेहतर जीवन मिले। कुछ ने अपने भीतर छुपे भय और असफलताओं की बात कही, और इन सब ने मिलकर दरबार को मानवीय सच्चाइयों का अखाड़ा बना दिया। हंगामा तब भयंकर हुआ जब बीरबल ने अचानक किसी छोटे से कवि की ओर मुखातिब होकर कहा, तुमने जो कविता कल अपने कमरे में लिखी थी, क्या तुम उसे सबके सामने नहीं पढ़ोगे? कवि, जिसका नाम राही था, वो पहले तो घबरा गया, पर फिर भीतर से कुछ उछल कर बाहर आया और उसने अपनी कविता पढ़ दी। एक ऐसी कविता जिसमें उसने अपने राजा के प्रति प्रेम और अपनी खुद की छोटी सी महत्वाकांक्षा दोनों को बारीकी से पिरोया था। कविता में कुछ शब्द ऐसे थे जो दरबार की कुछ नीतियों पर व्यंग्य कर रहे थे। कुछ लोगों ने खिंचाई की, पर कविता ने एक नया साहस दरबारियों के दिलों में भर दिया। शब्दों की सच्चाई और बीरबल की हंसी ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया कि लोग अब खुलकर बोलने लगे। जो कुछ बीत रहा था वो केवल एक मनोरंजक पल नहीं था, ये एक सामाजिक परीक्षा बन चुकी थी, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की हंसी और दर्द का लेखा जोखा कर रहा था। अकबर ने ये सब देखा और मन ही मन उनकी शिकायतें और चिंता बढ़ती गई। वे सोचने लगे कि कहीं ये हंसी और हंगामा उनके राज्य के लिए खतरनाक तो नहीं बन रहा? क्या उनकी प्रतिष्ठा पर कोई ग्रहण लगने वाला है? पर बीरबल की हंसी ने कहीं न कहीं अकबर के मन में भी एक झिलमिलाहट जगा दी। वो महसूस कर रहे थे कि ये मौका सत्य को सामने लाने का है। उन्होंने उठकर कहा, यह दरबार किसी भी प्रकार के अपमान सहन नहीं करेगा, पर यहां जो बातें खुलकर सामने आई हैं, उन्हें हम सुनेंगे और जांचेंगे। उनकी आवाज में अब एक संतुलन था, कठोरता भी और समझ भी। बीरबल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हंसी ने लोगों के दिल खोल दिए हैं। अब काम सत्य और न्याय का है। तीनों चारों ओर अब चर्चा होने लगी कि बीरबल ने ये क्या खेल रचा। कुछ लोगों ने कहा कि बीरबल ने दरबार को अपमानित किया। कुछ ने कहा कि ये मजाक की हदें लांघने जैसा है। पर जो लोगों ने देखा वे चुप रहे। वे जानते थे कि कई लोगों की आत्माएं उजागर हुई, और ये उजागर होना भविष्य के लिए अच्छा संकेत था। खैर, हंगामा तो तब पूरा हुआ जब एक जवान वकील, जिसका नाम फैसल था, तेजी से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं बेनामी शिकायतों को लेकर आया हूं। पर आज जब मैंने इस दर्पण के सामने अपना मन देखा तो मुझे लगा कि मेरी असली चाह न्याय है। उसने कुछ पुराने दस्तावेज खोल कर रख दिए, जिनमें उसने दरबार के कुछ बड़पनियों के द्वारा लाई गई गलतियों को दर्शाया। ये बोलकर उसने उन संदिग्ध दस्तावेजों की ओर इशारा किया जो वर्षों से राजन्याय की देनदारियां थी। दरबार में अब शोर और अधिक बढ़ गया। कोई उद्वेलित हुआ, कोई चीखा, तो कोई हंसते हंसते बुरा मान गया। बीरबल खड़ा रहा और उसकी हंसी अब धीमी धीमी होती गई, पर उसकी आंखों में संतोष की एक चिरकालिक चमक थी। अगले कुछ दिनों में जो हुआ वो सदियों तक याद रखा गया। बीरबल की हंसी ने दरबार में जो वाद विवाद और खुलासे किए, वे अकबर के शासन में सुधारों का आरंभ बन गए। कई दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया गया। कुछ ने अपनी गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और आरंभ किया सुधार का मार्ग। कुछ मामलों की व्यापक जांच करवाई गई और किसानों, कारीगरों और आम जनता के अधिकारों की रक्षा की गई। बीरबल की एक हंसी ने दरबार में जिस तरह की हलचल मचाई, उससे यह भी स्पष्ट हुआ कि हास्य केवल मनोरंजन ही नहीं है, वो समाज की एक दर्पण भी है, जो अक्स दिखाता है पर एक साथ साफ और तेज भी होता है। हंगामा कुछ दिनों तक जारी रहा, पर वो हंगामा परिवर्तन के लिए था, ना कि तिरस्कार के लिए। बीच में कुछ लोग बीरबल पर इल्जाम भी लगाने लगे। कहा गया कि उसने जानबूझकर लोगों के घाव खोल दिए, पर बीरबल ने अपनी सादगी से जवाब दिया, यदि मेरी हंसी ने किसी के घाव खोल दिए तो वो घाव पहले से ही थे। मैंने केवल एक ऐसा पल दिया
जिसमें वे स्वयं देख सके कि कौन सी चीजें उन्हें चोट पहुंचा रही है। अकबर ने भी कहा, हमें अपने दरबार और राज्य की हर बात को साहस के साथ देखना चाहिए और जो दोष हो उन्हें दूर करना चाहिए। बीरबल ने हमें एक आईना दिखाया जो कठोर तो था पर सच्चा भी। समय के साथ उस हंसी के प्रभाव ने महल के अंदरूनी जीवन को बदल दिया। दरबारियों की बैठकें अब अधिक पारदर्शी हुई। लोग सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे और जो लोग विलुप्त सी चाह लिए थे वे अब अपनी चाहों के झूठ को पहचान कर सही मार्ग की ओर बढ़े। बीरबल की हंसी एक तरह से चेतना का पुनीत साधन बन गई। हर कोई जानता था कि कभी कभी एक हल्की सी हंसी भी अनेक सच्चाइयों को जन्म दे सकती है। अकबर ने भी समय समय पर बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा कि हंसी का सही उपयोग कभी कभी तल्ख सत्य कहने से भी अधिक प्रभावी होता है। और बीरबल वो वही था, अपनी चतुराई, अपनी सच्चाई और अपनी हंसी के साथ, जो कभी कभी दरबार में हंगामा कर देती थी, पर वो हंगामा सदैव किसी अच्छे प्रयोजन के लिए था। कई सालों बाद जब बीरबल बूढ़ा होने लगा तब भी उस दिन की हंसी का किस्सा नए आने वाले लोगों को सुनाया जाता रहा। बच्चे उसे सुनकर हंसते, बूढ़े लोग उसे याद कर कर आंखें नम कर लेते और कुछ लोग उसे अपने जीवन का पाठ मानकर अपनाते। कभी कभी लोग कहते, बीरबल की हंसी ने हमें दिखाया कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। दरबार में मचा हंगामा आखिर एक हंसी का नहीं बल्कि एक सशक्त सत्य का उपज था और यही सत्य अकबर के शासन को और भी निखारा और बीरबल को उस दार्शनिक हास्य के शहंशाह के रूप में स्थापित कर दिया जो हंसते हुए भी लोगों के दिलों की बात समझ जाता था। और जैसे हर अच्छी कहानी की तरह यह कहानी भी धीरे धीरे एक सीख के साथ खत्म हुई कि हंसी कभी कभी तल्ख सच को मुलायम तरीके से सामने लाने का सबसे अच्छा तरीका होती है। बीरबल की हंसी ने दरबार में हंगामा तो मचाया, पर उससे जो फल निकला वो मीठा था। सुधार, आत्मप्रकाश और न्याय की बहाली। आज भी यदि आप आगरा के किसी पुराने चबूतरे पर बैठकर उन बूढ़े वकीलों और कवियों से पूछो तो वे शान से कहेंगे, हमने देखा है, कभी बीरबल हंसा था और उसका हंसना हमारे राज्य का भविष्य बदल दिया।